Hello everyone, I welcome you all for today's session, and from today onwards we are going to discuss all about the digestive system, anatomy and physiology. आज हम digestive system की सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं histology of alimentary tract or you can say histology of gastrointestinal tract. As we all know कि हमारे अंदर एक complete alimentary tract पाई जाती है और कंप्लीट एलिमेंट्री ट्रैक्ट का मतलब है कि एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाकर एंड होती है। यानी कि हम जैसे एनिमल्स में इंजेशन के लिए एक अलग ओपनिंग होती है जिसे माउथ कहा जाता है और डिफिकेशन के लिए एक अलग ओपनिंग होती है जिसे एनस कहा जाता है। ऐसी एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। सो आज हम इस एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है यानी कि इस ट्यूब के राउंड जो वॉल है उस वॉल पर प्रेजेंट टिश्यूज की स्टडी करने वाले हैं। एंड एज वी ऑल नो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कंसीडर्ड हिस्टोलॉजी। दैट्स वाई आज हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। Now as we all know that our alimentary canal is a kind of tube like structure. हमारी alimentary canal क्या होती है? एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो अगर ये एक ट्यूब है और हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट लेते हैं तो हमें इसका इस तरीके का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। इस सेक्शन में आप देख सकते हो बीच में एक होल है जिसे हम ल्यूमन कहेंगे और इसके अराउंड जो वॉल है उस वॉल ऑफ टिश्यू को हम एक्चुअल में स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी है कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल कुछ इस तरीके की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जब हम इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन काट लेते हैं तो हमें अंदर एक स्मॉल होल दिखता है और उसके अराउंड आपकी इस एलिमेंट्री कैनाल की टिश्यू वॉल दिखाई देती है। इस टिश्यू वॉल को ही हमें डिस्कस करना है। तो हम पूरे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर को बनाने की जगह सिर्फ इसके इतने पार्ट को भी अगर डिस्क्राइब कर लेते हैं तो इतने पार्ट में जो टिश्यू होगा वो पूरी की पूरी वॉल में प्रेजेंट होगा। तो आइए अब इस पार्ट को जूम करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर टिश्यूज को आउटर टू इनर की डायरेक्शन में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये जो आपको सबसे आउटर वाली वॉल दिख रही है वो ये है और जो अंदर आपको स्मॉल सा ल्यूमन दिखाई दे रहा है वो सबसे इनर मोस्ट है। यानी कि हम यहाँ पर हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को ऑन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 4 मेन टिश्यू लेयर इज फाउंड। The outermost layer is known as serosa. Inner to serosa there is second layer that is known as muscularis. Inner to muscularis there is third layer that is known as submucosa, and inner to submucosa the innermost layer is mucosa. So हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे सिरोसा से म्यूकोसा की ओर यानी कि आउटर टू इनर डायरेक्शन में। So let's start from the serosa. So serosa is the first outermost layer of the alimentary canal. So जो elementary canal की wall है उसमें सबसे outermost layer को हम serosa कहते हैं। Serosa is also known as visceral peritoneum. जैसा कि हम सभी जानते हैं peritoneal cavity peritoneal membrane के अंदर होती है और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन 2 होती हैं। एक होती है पेराइटल पेरिटोनियम जो आउटर मोस्ट होती है, एक होती है विसरल पेरिटोनियम जो इनर मोस्ट होती है। इस विसरल पेरिटोनियम को विसरल इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये आपके इनर ऑर्गन्स के टुवर्ड्स पाई जाती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज विसरल पेरिटोनियम। इट इज ऑल्सो नोन एज एडवेंटिशिया। नाउ अगर आपने ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर पढ़े हैं कि ब्लड वेसल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया का मतलब होता है आउटर मोस्ट लेयर। क्योंकि आपकी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा है इसीलिए इसे एडवेंटिशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में यही ओरिजिनेट होता है दैट सिरोसा विसरल पेरिटोनियम और एडवेंटिशिया इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एम आई क्लियर? Okay. Second most important point that it is largest serous membrane of the body. Body की जो सबसे बड़ी largest serous membrane है that is actually serosa. और ये लेयर 2 डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। वो अलग अलग पैटर्न में इन टिश्यूज को बनाने की कोशिश करी है। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू
और एक होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो सिरोसा के बारे में हमने ये पढ़ा दैट इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। ये आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सिरस मेम्ब्रेन होती है और इस सिरस मेम्ब्रेन को बनाने के लिए दो तरीके के टिश्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। हम सभी जानते हैं जहां पर भी एपिथेलियम पाई जाती है तो उसको न्यूट्रिशन देने के लिए वहां पर कनेक्टिव टिश्यू जरूर पाया जाता है। I hope this much point of serosa is clear. Now let's come towards the second layer that is known as muscularis. So as you can see serosa के अंदर जो हमने muscularis बनाई है उस muscularis की दो डिफरेंट लेयर्स हैं। जिस तरीके से सिरोसा दो अलग अलग लेयर से मिलकर बना था वैसे ही आपकी मस्कुलैरिस में भी दो अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो आपको मस्कुलैरिस की लेयर दिख रही है सर्कुलर सी, असल में ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि इनका ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया गया है हमने, क्योंकि अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है तो उसके अंदर जितनी भी लॉन्ग लाइक ट्यूब होंगी वो आपको सर्कुलर दिखाई देंगी। दिस longitudinal muscle layer of the muscularis is known as आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। क्योंकि असल में ये जो मसल की लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल थी, क्योंकि कट सेक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो आपको सर्कुलर दिखाई दे रही हैं, जबकि अंदर की तरफ होती हैं इनर सर्कुलरिस मसल्स। बोथ आर स्मूथ मसल्स ऑफ मस्कुलरिस लेयर। यही दोनों लेयर होती हैं जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल की मस्कुलरिस लेयर को बनाने में हेल्प करती हैं। इनका मेन काम क्या होता है, अगर आप देखो तो स्ट्रक्चरली ये आपकी सब म्यूकोसा को सिरोसा से कनेक्ट करने का काम करते हैं। सो दे बाइंड्स टू सब म्यूकोसा एंड सिरोसा। ये आपकी सब म्यूकोसा से भी बाइंडेड है और सिरोसा से भी बाइंडेड है। अगर एक्सटर्नली कहा जाए तो ये सिरोसा से बाइंडेड है, इंटरनली ये सब म्यूकोसा से बाइंडेड है। एम आई क्लियर? ओके। इनके अंदर स्मूथ मसल पाई जाती है जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूं। आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल होती है, इनर वाली सर्कुलरिस होती है। नाउ इनका काम क्या होता है? सो इनका काम होता है जो फूड आपके एलिमेंट्री कैनाल में आया है उसे ब्रेक डाउन करना, उसका एलिमेंट्री कैनाल के कंटेंट के साथ मिक्सिंग करवाना और उसकी मूवमेंट करवाना। एज वी ऑल नो मूवमेंट ऑफ फूड विद इन योर एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज प्रोपल्शन। ओके, नाउ इस मस्कुलरिस लेयर को मस्कुलरिस एक्सटर्ना के नाम से भी जाना जाता है। अब एक्सटर्ना का मतलब होता है बाहर की ओर। इसे मस्कुलरिस एक्सटर्ना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक और मस्कुलरिस लेयर है जो आपकी म्यूकोसा वाली पार्ट में है। अब क्योंकि म्यूकोसा इनर मोस्ट है तो वहां पर जो मस्कुलरिस होगी उसका नाम मस्कुलरिस इंटरना होगा, क्योंकि ये वाली मस्कुलरिस आपके म्यूकोसा के कंपैरेटिव आउटर है। दैट इज वाई इस मस्कुलरिस को मस्कुलरिस एक्सटर्ना कहा जाता है। रिमेंबर, यहाँ पर जो आपकी स्मूथ मसल हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती होंगी तो इनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो कुछ ग्रुप ऑफ नर्व्स या कुछ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स के थ्रू आते हैं जिन्हें हम माइएंट्रिक या ऑर्बैक्स प्लेक्सिस कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमने इन्हें कुछ स्पाइरल शेप में बनाया है। These are actually your group of nerve cells which are present between the longitudinal and circularis muscle of the muscularis layer, and these are known as myenteric and orbax plexus. ये पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट में असिस्ट करवाते हैं और पेरिस्टाल्सिस वो मूवमेंट होती है जो आपके फूड को पूरी की पूरी एलिमेंट्री ट्रैक्ट में सीमलेसली पुश करवाने में मदद करती है। क्योंकि पेरिस्टाल्सिस करवाने के लिए मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए मस्कुलरिस लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल contains two smooth muscles which are actually controlled by myenteric and orbax plexus, which ultimately helps in peristaltic movement. Am I clear? Now let's move towards the third layer that is known as submucosa. Now submucosa आपकी लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और यहाँ पर ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल पाई जाती है। One thing about submucosa that you all should remember दैट आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में से सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में जो सब म्यूकोसा होती है वहां पर एक स्पेशलाइज ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम ब्रूनर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम कंटेन्स ओनली ब्रूनर्स ग्लैंड,
जबकि ड्यूडेनम वाले पार्ट को छोड़कर पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो सब म्यूकोसा है वहां पर कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती है, लेकिन ड्यूडेनम में जो सब म्यूकोसा है वहां पर केवल और केवल ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। सो ये चीज आप याद रख सकते हो रिगार्डिंग सब म्यूकोसा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द म्यूकोसा लेयर। सो म्यूकोसा लेयर जो होती है वो 3 डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी होती है। इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा की, उसे हम कहते हैं मस्क्यूलरिस इंटरना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मस्क्यूलरिस बाहर की ओर होती है, इसीलिए इस मस्क्यूलरिस को मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना कहते हैं। लेकिन म्यूकोसा के पास भी एक मसल लेयर है, उसे हम मस्क्यूलरिस इंटरना कहते हैं, क्योंकि वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, दैट इज म्यूकोसा। इस मस्क्यूलरिस इंटरना का काम होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब आप हमेशा से ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हो बायोलॉजी में कि कभी भी आपका कहीं पर अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा होता है तो उस एरिया में जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। क्योंकि मस्क्यूलरिस इंटरना सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्शन जो होगा फूड पर वो ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अल्टीमेटली डाइजेशन अच्छे से हो पाएगा और एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज सरफेस एरिया की वजह से जल्दी हो पाता है। दैट इज वाई मस्क्यूलरिस इंटरना जो आपकी म्यूकोसा की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के साथ साथ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में भी मदद करती है। Am I clear? Now always remember in between the muscularis interna and your submucosa, क्योंकि मस्क्यूलरिस इंटरना भी एक मस्क्यूलर लेयर है तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मैसेज तो चाहिए होता है। इस वजह से मस्क्यूलरिस इंटरना और सब म्यूकोसा के बीच भी आपकी एक नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम मीसनर्स प्लेक्सस कहते हैं। इन मीसनर्स प्लेक्सस का काम होता है जीआई ट्रैक्ट के सिक्रीशंस को इंक्रीज करना। इन मीसनर्स प्लेक्सस और नर्व सेल्स का क्या काम होता है? ये अल्टीमेटली आपके जीआई ट्रैक्ट में यानी कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जो एंजाइम्स का सिक्रीशन है उनको इंक्रीज करवाने में मदद करती है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्क्यूलरिस इंटरना। एम आई क्लियर? क्योंकि मस्क्यूलरिस इंटरना जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपकी पूरी म्यूकोसा लेयर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और म्यूकोसा लेयर ही वो लेयर है जहां पर आपकी ग्लैंड्स पाई जाती है जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन देती है। अगर मीसनर्स प्लेक्सस के कॉन्ट्रैक्शन में मस्क्यूलरिस इंटरना कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रही है तो अल्टीमेटली म्यूकोसा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। म्यूकोसा के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर जो ग्लैंड्यूलर सेल्स हैं वो अपना एंजाइमेटिक सिक्रीशन इंक्रीज कर देगी ताकि एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रीशन इंक्रीज हो सके, डाइजेशन इंक्रीज हो सके। अब आपकी जो म्यूकोसा की फर्स्ट लेयर थी जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज मस्क्यूलरिस इंटरना विच इज एक्चुअली अंडर द रेगुलेशन ऑफ मीसनर्स प्लेक्सस। Inferior to this layer there is lamina propria which is second layer of mucosa. Now lamina propria is actually consisting of connective tissue और ये कनेक्ट कर रहा होता है एपिथीलियम ऑफ म्यूकोसा को मस्क्यूलरिस इंटरना ऑफ म्यूकोसा से। आप देख सकते हो कि इस म्यूकोसा की सबसे इनर मोस्ट लेयर है एपिथीलियम जो हमने मार्क भी करी है। आउटर मोस्ट कौन सी? मस्क्यूलरिस इंटरना। तो लेमिना प्रोप्रिया इन दोनों लेयर को कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। इस लेयर में ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल पाई जाती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि आपके ल्यूमन वाले पार्ट में जो भी फूड डाइजेस्ट हो रहा होगा उस डाइजेस्टेड फूड का, उस न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हमें करना है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड वेसल चाहिए। ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल जो आपके लेमिना प्रोप्रिया ऑफ म्यूकोसा में पाई जाती है वो एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। एम आई क्लियर? ओके, आफ्टर दिस you should always remember that over this lamina propria part of your alimentary canal, there are some marled tissue. What are marled tissue? Mucosa associated lymphoid tissues जो कि आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी बैरियर की तरह काम करते हैं। Now let's discuss the innermost layer of the mucosa that is known as epithelium. So epithelium वाली जो लेयर है आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा फोल्डेड लेयर है और ये जो फोल्डेड लेयर है ये जिस टिश्यू की बनी होती है उसे हम कहते हैं कॉलमनार ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम।
यहाँ पर कॉलमनार सेल्स होते हैं, यानी कि कॉलम जैसी सेल्स होती हैं, और वो ग्लैंड्यूलर होती हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि म्यूकोसा ही वो लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की जहाँ पर मोस्ट ऑफ द सिक्रीटरी सेल्स पाई जाती है, इसीलिए इसे ग्लैंड्यूलर कहा जाता है। आप देख सकते हो के वाली जो म्यूकोसा की लेयर है दैट इज एपिथेलियम, वो ल्यूमन के बहुत ज्यादा पास है। तो ल्यूमन में जो भी फूड आइटम आता होगा उसके सबसे ज्यादा कांटेक्ट में यही एपिथेलियम वाली लेयर होती है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट एपिथेलियम ऑफ द म्यूकोसा हैज डायरेक्ट एक्सेस टू द कंटेंट इन द ल्यूमन ऑफ जीआईटी, यानी कि जीआईटी के ल्यूमन में, इस ल्यूमन में जो भी फूड कंटेंट आएगा उसके साथ डायरेक्ट एक्सेस किसका है, इस एपिथेलियल लेयर ऑफ म्यूकोसा का। ओके, ये भी हेल्प करती है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। किस तरीके से ये लेयर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करती है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। फॉर एडिशनल पर्पस आप ये चीजें याद रख सकते हैं कि अभी जो हमने प्लेक्सस डिस्कस करें लाइक माइंट्रिक एंड ऑरबैक्स प्लेक्सस जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, मीसनर्स प्लेक्सस जो एक्चुअल में जीआईटी में सिक्रीशंस को इंक्रीज कर रहे हैं, ये प्लेक्सस असल में आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कंट्रोल करता है दैट इज ऑल्सो नोन एज एंटेरिक नर्वस सिस्टम। हम सभी जानते हैं एंटेरिक वर्ड इज रिलेटेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और यू कैन से इंटेस्टाइन। दैट इज वाई जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी जीआईटी की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है दैट इज नोन एज एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब हम सभी जानते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके का होता है, पैरासिम्पैथेटिक जो रिलैक्स्ड कंडीशन में एक्टिवेटेड रहता है एंड सिंपैथेटिक जो इमरजेंसी कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। जब हम रिलैक्स्ड रहते हैं तो आपके एंटेरिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, जिसके रेगुलेशन में माइंट्रिक और ऑरबैक्स प्लेक्सस पेरिस्टाल्टिक करवाते रहते हैं और मीसनस प्लेक्सस आपके जीआई ट्रैक्ट में सिक्रीशन को मेंटेन करके रखता है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस पेरिस्टाल्सिस और जीआईटी में जो सिक्रीशन हो रहे हैं दोनों ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों मूवमेंट कब होती थी, जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड कंडीशन में थी, जब आपकी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट था। नाउ दिस इज इमरजेंसी सिचुएशन, और इमरजेंसी सिचुएशन में फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर शेर खड़ा है तो वो आपके लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इन केस ऑफ इमरजेंसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी को कम करने लगता है। अल्टीमेटली पैरासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में ये दोनों प्लेक्सस जो काम कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा, यानी कि पेरिस्टाल्सिस भी कम हो जाता है और जीआईटी का सिक्रीशन भी कम हो जाता है, बिकॉज अब क्या एक्टिवेट हो चुका है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और बंद क्या हो चुका है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। I hope this much point is very clear to you all. Now always remember, आपने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना होगा that आपकी जो ये जीआईटी होती है या आपका जो गट होता है उसे सेकेंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा नर्व्स होती हैं, लेकिन ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा नर्व्स होती हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, और जितनी स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स पाई जाती हैं अराउंड उतनी ही नर्व्स आपके गट में भी पाई जाती है। ड्यू टू दिस रीजन योर गट इज नोन एज सेकेंड ब्रेन। As you can see, this second brain contains 100 to 600 million neurons like your spinal cord. Am I clear? Now let's discuss some important points. अब कुछ important note points को discuss कर लेते हैं। First point, that mucosa of stomach has irregular fold arrangement which are known as ryugae. अब हम पढ़ चुके हैं कि म्यूकोसा आपकी एलिमेंट्री कैनाल की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। स्टमक में जो म्यूकोसा पाई जाती है उसमें कुछ इररेगुलर से फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम ryugae कहते हैं, लेकिन यही म्यूकोसा अगर इंटेस्टाइन में फोल्ड बना रही है तो उन फोल्ड्स को हम विलाय कह देते हैं, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह दिखाई देते हैं। एज यू कैन सी दीज आर योर विलाय विच आर एक्चुअली अपीयरिंग एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि म्यूकोसा कैसी है, म्यूकोसा में बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट है। तो जो म्यूकोसा आपके स्टमक में है वहां पर ये जो इरेगुलर फोल्ड की अरेंजमेंट है उसे हम ryugae कह देते हैं, गैस्ट्रिक ryugae। बट अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम इन फोल्ड्स का नाम जाने जो म्यूकोसा ने बनाया है तो उन्हें हम विलाय कह देते हैं, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह दिखाई देते हैं।
अब ये काम क्या कर रहे होते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन अच्छी तरीके से हो सके, एंजाइमेटिक एक्शन अच्छे से हो सके फूड के ऊपर, और जैसे ही डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद उस फूड का एब्जॉर्प्शन भी आसानी से हो सके. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई विद इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दीज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज विलाई. बट ये जो विलाय है, एक विलाय, दो विलाय, तीन विलाय, इन विलाय के बीचों बीच आपको कुछ गड्ढे दिख रहे होंगे. इन गड्ढों को हम कह देते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट. ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन्स जो होते हैं ये ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो म्यूकोसा वाली लेयर होती है, यहाँ पर ग्लैंड्यूलर सेल्स होती हैं जो कि एक्चुअल में एंजाइमेटिक सिक्रीशन करती है. इसीलिए क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन्स में आप देख सकते हो बहुत सारी सेल्स हैं. ये सारी की सारी सेल्स ग्लैंड की तरह काम करती है. और ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन पाया कहाँ जाता है, विलाय के बेसिस के बीचों बीच. इट इज फाउंड इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाय. ओके, अब इनके अंदर, ठीक इन विलाय के अंदर आपकी स्मॉल ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल्स होती हैं. इनका काम क्या होता है, जब आपका फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएगा तो ल्यूमन से उस फूड का एब्जॉर्प्शन जब ब्लड में होना होता है, तो डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए ये ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल रिक्वायर्ड होती हैं. जो लिम्फ वेसल यहाँ पर पाई जाती है उसे हम लैक्टियल वेसल कहते हैं या लैक्टियल कैपिलरी कहते हैं. और ये चीज हम ऑलरेडी फैट के डाइजेशन में पढ़ चुके हैं. द लैक्टियल कैपिलरी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट एब्जॉर्प्शन. एम आई क्लियर? ओके, बाकी जितना भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होना लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, दैट विल बी ऑकर विद इन योर ब्लड कैपिलरीज. एम आई क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी इन जो विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनके ऊपर जो ग्लैंड्यूलर सेल्स होती हैं, उन ग्लैंड्यूलर सेल के ऊपर आप देख सकते हो कुछ स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है, जो कि इस एपिथीलियम को ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम का नाम दे देते हैं. इन ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम के ऊपर ये जो आपको स्मॉल स्मॉल फिंगर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दोज आर नोन एज माइक्रोविलाय. याद रखें, विलाय म्यूकोसा की लेयर है, माइक्रोविलाय विलाय के ऊपर प्रेजेंट सेल्स की फोल्डिंग्स को कहा जाता है. एम आई क्लियर? ओके, ऑलवेज रिमेंबर क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट में पाया जाता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम ऑल. बट रिमेंबर, म्यूकोसा जो इलियम में पाई जाती है, इलियम यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो आपका थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, उसकी म्यूकोसा में कुछ इंटेस्टिनल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम पेयर्स पैचेस कहते हैं. हम सभी जानते हैं कि टॉन्सिल्स जो होते हैं लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं और इनका भी इम्यून रिस्पॉन्स में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो. अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें. फॉर मोर इंफॉर्मेशन रिगार्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद अस. Thank you so much. See you in the next lecture. Till then, keep learning, keep exploring, and always remember, physiology is also one of the most interesting subject. Thank you so much.